हेलो डियर फ्रेंड्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एनबीएफसी। अब ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपके इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 25 है। लास्ट क्लास में यानी कि कल हमने चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट कर लिया था। अब 21 के बाद तुरंत मैं 25 करवा रहा हूं, तो इसका रीजन ये है कि मैं जो ऑर्डर लेकर चल रहा हूं चैप्टर्स के, इस तरीके से लेकर चल रहा हूं जिससे आपको एक लॉजिकल वे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, प्लस जिन चैप्टर्स की वेटेज आपके एग्जाम के अंदर ज्यादा रहती हैं उनको मैं पहले कवर करूं। तो इसके लिए परेशान मत होना कि 21 के बाद तुरंत चैप्टर नंबर 25 आपको मिल गया है, तो उससे परेशान ना हो। ये आपके जो ऑर्डर चलेंगे वो वेटेज के अकॉर्डिंग चलेंगे और लॉजिकल कॉन्सेप्ट और ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर की। और अगर अभी भी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर या YouTube के ऊपर इस चैप्टर को आप देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम प्रेप ऐप, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी और लोगो देखकर आपको डाउनलोड कर लेनी है, जहां पर आपको इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ नोट्स हैं और क्विज़ जो होंगे वो आपको ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। और जैब और डीबीएफ एग्जाम के लिए अगर आप किसी कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो वो भी आपको ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, क्या समझते हैं आप एनबीएफसी से? चलो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस के सेक्टर के अंदर तो काम करते हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, वो कंपनियां क्या कहलाएंगी? एनबीएफसी कहलाएंगी। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको याद करवाया था और चीजें समझाई थी कि एक बैंक को बैंकिंग करने का जो लाइसेंस मिलता है वो आरबीआई से मिलता है अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस सेक्शन के अंदर बैंकों को लाइसेंस मिलता है बैंकिंग करने का। बैंकिंग मींस पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और उसको फर्दर लैंड करने का जो लाइसेंस है वो आरबीआई प्रोवाइड करता है। सेक्शन आपको याद हो गया होगा। इस प्रकार का जो लाइसेंस है वो एनबीएफसीज को नहीं मिलता है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए ना एनबीएफसीज के। तो आपके चारों तरफ बहुत सारी कंपनियां हैं जो एज ए एनबीएफसी काम करती हैं। चलो दो तीन मोटे मोटे वो आपको नाम बताता हूं जिनके बारे में आप जरूर अवेयर होंगे। जैसे आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, आईआईएफएल का नाम सुना होगा, और बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर मैं टोटल आरबीआई के पोर्टल से अगर लिस्ट निकालूं तो 9333 कंपनीज आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं एज ए एनबीएफसी। 9333 कंपनियां आरबीआई के पास एज ए एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रजिस्टर्ड हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के बैंक होते हैं, ठीक ऐसे ही एनबीएफसी के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि लगभग 6000 के करीबन, अगर मैं एग्जैक्ट डाटा दूं तो 5728 कंपनियों के लाइसेंस भी कैंसिल कर चुका है आज तक आरबीआई, जिसका डाटा आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। हालांकि ये डाटा आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट मीनिंग क्लियर करने के लिए एक रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने क्लियर समझा कि ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस के सेक्टर के अंदर तो काम कर रही हैं, पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, वो क्या कहलाएंगी? एनबीएफसी कहलाएंगी। ठीक, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जरूर यहां पर क्लियर हुआ होगा। सर थोड़ा सा और बताइए जिससे आप थोड़ा सा और समझ सकें। तो चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। आप दिन भर में सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी टीवी चैनल के ऊपर आप बहुत सारा ऐड देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सभी भी क्या है? एनबीएफसी ही कहलाती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहलाती हैं। लेकिन इनकी कैटेगरी अलग है। यानी कि ये किस प्रकार की, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जैसे एलआईसी है तो वो इंश्योरेंस की एनबीएफसी कंपनी है, जिसको रेगुलेट कोई अदर रेगुलेटर करता है। अब जरूरी नहीं कि जितनी भी एनबीएफसीज होंगी सारी की सारी एनबीएफसीज को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। उसमें से कुछ एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करता है, अधिकतर, कुछ क्या अधिकतर, और कुछ टाइप की एनबीएफसीज को
अदर रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं। जैसे इंश्योरेंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां होंगी उन सभी को कौन रेगुलेट करेगा? उन सभी को रेगुलेट करेगा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड किया कि आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी कंपनी जो पैसों के लेन देन में काम करती है लेकिन उसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, आगे टर्म कंडीशंस भी मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या टर्म कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए, तो वो तमाम कंपनियां क्या कहलाएंगी? वो इंश्योरेंस कंपनियां कहलाएंगी। जैसे जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, निधि कंपनीज हो गई, चिट फंड कंपनीज हो गई, ये सब क्या है? ये सब जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं ये सब क्या है? एनबीएफसीज के ही टाइप हैं, ये सभी एनबीएफसीज ही हैं। बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सभी आपने देखे होंगे, जितनी भी लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कंपनियां हैं, ये सब क्या है? एनबीएफसीज हैं। तो थोड़ा सा मीनिंग आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को समझते हुए चलते हैं कि एक एनबीएफसी क्या होती है। एक एनबीएफसी क्या होती है? तो एनबीएफसी, जैसे अगर मैं कहूं कि एग्जाम प्रेप क्या है? एग्जाम प्रेप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एक एडटेक कंपनी है, एडटेक कंपनी है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी फाइनेंस के अंदर काम करती है तो वो क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल कंपनी कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं एनबीएफसीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। NBFCs are the financial institutions that provide certain banking services, like बैंकों की तरह कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप का लोन प्रोवाइड करना। तो बैंक भी लोन प्रोवाइड करते हैं और ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। और कुछ एक कंपनियां अलाउडेड होती हैं आरबीआई की तरफ से जो टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक ए बैंक। तो NBFCs are the financial institutions that provide the certain banking services but don't have the banking license, अब कोई भी कंपनी क्या है? एक एनबीएफसी के तौर पर काम कर सकती है, लेकिन उसको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा? सबसे पहले वो एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। और किस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए? वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर कोई पुरानी कंपनी होगी 2013 से, तो वो पुराने कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई होगी, जिसको हम कंपनीज एक्ट 1956 कहते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो कंपनी एक्ट रनिंग में है वो है 2013। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो आरबीआई के पास एनबीएफसी के लिए एज ए एनबीएफसी वर्क करने के लिए अप्लाई कर सकती है। और उसको अप्लाई करके आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस लेना होगा, एनबीएफसी का लाइसेंस लेना होगा। अब एनबीएफसी का जो लाइसेंस देता है वो आरबीआई, वो किस सेक्शन और एक्ट के अंदर देता है? जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बनाया हुआ है। इसलिए आरबीआई अपने ही एक्ट के किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर क्या करता है? एनबीएफसीज को एनबीएफसी का लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो एनबीएफसीज सबसे पहले क्या होनी चाहिए? सेक्शन 3 कंपनी होनी चाहिए। और उसके बाद आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर एक कंपनी को एज ए एनबीएफसी काम करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, जो भी कंपनी ये लाइसेंस लेना चाहती है, एज ए एनबीएफसी वर्क करना चाहती है, उसके नेट ऑन फंड कम से कम 2 करोड़ के होनी चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए बेटा? 2 करोड़ के होने चाहिए नेट ऑन फंड। नेट ऑन फंड क्या होते हैं अभी थोड़ी देर के बाद कुछ आगे की जो स्लाइड्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी एनबीएफसी
क्या होती है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो सबसे पहले सेक्शन थर्ड के अंदर रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है, देन वो आरबीआई के पास अप्लाई करती है लाइसेंस के लिए एज ए एनबीएफसी वर्क करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उस कंपनी के नेट अर्न्ड फंड, उसके खुद की जो पूंजी लगी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 करोड़ की होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो एलिजिबल पाई जाती है तो उस कंपनी को अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करता है टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन एज एन एनबीएफसी, ठीक है। और इसके अलावा अब ये लाइसेंस तो मिल गया, अब जो कंपनी है वो एज ए एनबीएफसी का लाइसेंस लेकर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, यानी कि क्या क्या वो काम कर सकती है। तो वो लोन एंड एडवांसेस का काम कर सकती हैं, डिफरेंट टाइप के लोन्स सैंक्शन कर सकती है, डिफरेंट टाइप के लोन प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को इनको जारी करने में, सेल करने का भी काम कर सकती है। लीजिंग एंड हायर परचेज का फंक्शन कर सकती है। ये इनमें से कोई भी एक टाइप का बिजनेस कर सकती है और उसका मेन कोर यानी कि प्रिंसिपल बिजनेस ये होना चाहिए, उसका मेन प्रिंसिपल बिजनेस ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं लोन तो प्रोवाइड करता हूं लेकिन लोन मैं बहुत ही कम प्रोवाइड करता हूं, लेकिन बाकी मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हूं, तो नहीं, वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी, वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है एक कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस अगर लोन एंड एडवांसेस का, सेल परचेज ऑफ जो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज हैं जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, इस टाइप की का जो मेन फंक्शन है, या लीजिंग या हायर परचेज का बिजनेस है, तो वो कंपनी, और ये इनका मेन कोर बिजनेस यानी कि प्रिंसिपल बिजनेस है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? एनबीएफसी कहलाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैंने एबीसी कंपनी बनाई, ठीक है, उसको एज ए एनबीएफसी लाइसेंस ले लिया, लेकिन उसमें से मेरा जो मैक्सिमम वर्क है, फंक्शन परफॉर्म करता हूं, फॉर एग्जांपल 70% मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करता हूं, ठीक है, और 30% मैं क्या करता हूं? लोन वगैरह देने का काम करता हूं, तो मैं एक एनबीएफसी नहीं कहलाऊंगा। मेरा जो प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए? मेरा प्रिंसिपल बिजनेस होना चाहिए इनमें से कोई एक, लोन एंड एडवांसेस का, या सेल परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप सिक्योरिटीज, या लीजिंग एंड हायर परचेज। इसी प्रकार का अगर मेरा कोई फंक्शन है तो उसको मैं क्या कहूंगा? कि मैं एक एनबीएफसी हूं। तो कैसे किसी कंपनी को हम इवेल्युएट करेंगे कि वो कंपनी एक एनबीएफसी है या नहीं है? तो उसके लिए एक 50-50 टेस्ट होता है। अगर कंपनी वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेती है देन वो कंपनी एक एनबीएफसी कहलाएगी, अगर वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं करती है तो वो एक एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। जैसे ठीक इसी प्रकार से जैसे आप डीबीएफ और जेब का एग्जाम देते हैं, अगर आपने मिनिमम 50% स्कोर किया तो आप क्वालिफाइड कहलाओगे, और अगर आपने 50% स्कोर नहीं किया तो आप अनक्वालिफाइड कहलाओगे। तो ठीक ऐसे ही कंडीशन, ऐसा ही टेस्ट होता है एनबीएफसीज के लिए। तो यहां पर दो कंडीशन, 50-50 बोला ना मैंने, तो दो कंडीशंस क्वालिफाई करनी पड़ेगी किसी भी कंपनी को एज ए एनबीएफसी कहलाने के लिए। पहला कि जितनी भी ओवरऑल टोटल एसेट्स हैं कंपनी की, उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स का होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स का होना चाहिए। दूसरा, जितनी भी एक कंपनी की ग्रोस इनकम जनरेट हो रही है उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल एसेट्स का होना चाहिए। टोटल इनकम के अंदर 50% कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट का। अगर इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेती है एक कंपनी तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? एनबीएफसी कंपनी कहलाएगी। वो कंपनी क्या कहलाएगी? एनबीएफसी कंपनी कहलाएगी। तो यहां पर देखिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी एज ए प्रिंसिपल बिजनेस is when the company's financial assets constitute more than 50% of the total asset, यानी कि एक कंपनी की जितनी भी टोटल एसेट हैं उसमें से 50% या 50% से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट हैं, और दूसरा क्या है कि जितनी भी उसकी ग्रोस इनकम है उस ग्रोस इनकम में मोर देन 50% किसका कंट्रीब्यूशन है? फाइनेंशियल एसेट्स का। तो वो क्या कहलाएगी?
एनबीएफसी कहलाएगी। इसी टेस्ट को हम क्या कहते हैं, 50-50 टेस्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे, याद रखना है आपको, और इतना समझ में आया होगा आपको। अब थोड़ा सा बैक में चलते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स आई हैं यहां पर, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लोन एंड एडवांसेस तो सिंपल है कि भाई डिफरेंट टाइप का लोन है, ऑटोमोबाइल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, किसी भी प्रकार का लोन या एडवांसेज में काम कर रही कंपनी तो वो एनबीएफसी कहलाएगी। एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स और डिबेंचर सिक्योरिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करवाती है या खुद इन्वेस्ट करती है, तो वो भी एनबीएफसी कहलाएगी। उसके बाद आया लीजिंग एंड हायर परचेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लीजिंग एंड हायर परचेज? लीजिंग का मतलब क्या होता है, लीज करना, यानी कि रेंट पर देना चीज। ठीक है, तो जैसे हम रहने के लिए कोई भी विला, प्लॉट या कोई भी मकान, घर, हाउस रेंट पर लेते हैं या रूम रेंट पर लेते हैं, तो उसको हम नॉर्मल रेंटिंग कहते हैं। अगर वहीं पर अगर हम किसी एक स्पेसिफिक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किसी प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, रेंट पर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीजिंग कहेंगे। तो ऐसे ही अगर कोई कंपनी स्मॉल बिजनेसेस को, या कोई बड़ी कंपनी को भी हो सकता है, स्मॉल बिजनेस या बड़ी कंपनीज को लीजिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर मान लो मैं एक एबीसी कंपनी हूं और मुझे कोई प्रॉपर्टी लीज पर चाहिए, और वो जो लीज का अमाउंट होगा, लीज मतलब रेंट का जो अमाउंट होगा, वो मैं अभी प्रेजेंटली अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको फाइनेंस कर देगी कौन कंपनी, जो लीज के अंदर बिजनेस कर रही होगी, लीजिंग कंपनी। ठीक है, तो वो क्या कर देगी, उसको फाइनेंस कर देगी, बाद में मैं उस लीजिंग कंपनी को रेंट पे कर दूंगा, अभी वो मेरे बिहाफ पर पे कर देगी। ठीक है, तो लीज फाइनेंसिंग हो गया। हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज का मतलब है, जैसे ठीक ऐसे समझिए कि आप गाड़ी परचेज करते हैं, कोई भी कार आपने बाय की, तो कई बारी क्या, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ईएमआई पर परचेज करते हैं। ठीक है, कैश में परचेज नहीं करते हैं गाड़ी, अधिकतर क्या करते हैं, फाइनेंस करा लेते हैं। तो जब आप फाइनेंस कराते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी तो आपके हाथ में आ जाती है, आपके पोजीशन के अंदर आ जाती है, क्या उसके ओनरशिप राइट आपके पास होते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। आपने किसी भी मारुति के शोरूम से कोई भी एक गाड़ी फाइनेंस कराई, और उस गाड़ी को फाइनेंस किया श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने। हमने एग्जांपल ले लिया श्रीराम फाइनेंस कंपनी का। अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, या हम मान लेते हैं मारुति का शोरूम हो गया, उसने जो आपको गाड़ी दी है, आपके पास पोजीशन आ गया, उस कंपनी को पूरी की पूरी पेमेंट किसने कर दी है आपके बिहाफ पर? श्रीराम फाइनेंस ने कर दी है। श्रीराम फाइनेंस ने कर दी है, लेकिन उस गाड़ी की जो ओनरशिप है, उसके डॉक्यूमेंट्स किसके पास रहेंगे, उसकी ओनरशिप अभी किसके पास है? श्रीराम फाइनेंस के पास है। श्रीराम फाइनेंस ने वो गाड़ी यूज करने के लिए आपको दे दी है। अब आप क्या करोगे, मंथली एक ईएमआई पे करते रहोगे, और जब आप उस गाड़ी की पूरी ईएमआई पे कर दोगे, देन श्रीराम फाइनेंस उस गाड़ी की जो ओनरशिप राइट है आपको ट्रांसफर कर देगा। अभी प्रेजेंट में आपके पास उस गाड़ी को यूज करने के लिए पोजीशन तो है, लेकिन ओनरशिप नहीं है। तो ठीक वही कंपनियां क्या कहलाती हैं, हायर परचेज का बिजनेस करती हैं। तो श्रीराम क्या कहलाएगी, यहां पर हायर परचेज कंपनी कहलाएगी। वो क्या कर रही है, डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स को फाइनेंस कर रही है, डिफरेंट ऑटोमोबाइल को क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है। ठीक है, तो हायर परचेज का बिजनेस हो गया। तो श्रीराम की तरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो इस प्रकार की फाइनेंसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर जो टर्म्स आई थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी आपको कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऐसी कोई कंपनी जो लोन एंड एडवांसेज, एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज, लीजिंग एंड हायर परचेज के अलावा किसी और प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल है, वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। लाइक किस प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर शामिल है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी,
purchase and sale of goods other than the securities और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज सेल एंड परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो चार एग्जांपल लिखे हैं, अगर कोई कंपनी इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसको हम एनबीएफसी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का नाम आया। अगर मान लो मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो मैं क्या करता हूं, मेरी कंपनी सीड्स पैक करके और सीड्स मार्केट में सेल करती है, ठीक है, सेल करती है तो पैसा तो मेरे पास भी आता है, तो मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हूं, मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हूं, तो मैं एक एनबीएफसी नहीं कहलाऊंगा। या मैं कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रीसेल करता हूं, या एग्रीकल्चर करने के लिए मैं कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मैं एक एनबीएफसी कंपनी नहीं कहलाऊंगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब क्या है, किसी प्रकार का प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, कोई भी प्रोडक्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, और उसको मैं सेल करता हूं, या किसी प्रकार की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर अदर किसी प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर मेरा बिजनेस है, तो मैं एनबीएफसी नहीं कहलाऊंगा। उसके अलावा कि सिक्योरिटीज तो हमने इंक्लूड कर ली थी, मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदता हूं और उसको रीसेल करता हूं, परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटी यानी कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इनको छोड़कर बाकी किसी और चीज की सेल परचेज के अंदर मैं इन्वॉल्व हूं, तो मैं एक एनबीएफसी नहीं कहलाऊंगा। उसके अलावा मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ठीक है, या परचेज करके ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड को रीसेल कर रहा हूं, तो मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूं, मैं एक एनबीएफसी नहीं कहलाऊंगा, मैं एक एनबीएफसी नहीं कहलाऊंगा। तो अगर कोई कंपनी इन चार एक्टिविटीज में से किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको हम एनबीएफसी नहीं कहेंगे। इफ ए कंपनी इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इन purchase and sale of goods other than the security or in the construction or sale and purchase of immovable properties। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जैसे घर हो गया, कोई भी प्लॉट हो गया, इस प्रकार के एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको हम एनबीएफसी नहीं कहेंगे। यहां तक हमने केवल और केवल एनबीएफसी की जो डेफिनेशन है, जो आरबीआई ने डेफिनेशन दी है, उसको हमने कवर किया है। और दो पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो एनबीएफसी होती हैं उनके लिए 2 करोड़ से ज्यादा की भी लिमिट होती है। जैसे एनबीएफसी के अंदर एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की कंपनी आएगी, उसके लिए ज्यादा होती है। और ऐसे ही एनबीएफसी फैक्टर कंपनी जो होती हैं उसके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है या नेट ऑन फंड होते हैं वो अलग होती है, उनके लिए जो लिमिट होती है। तो लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम के लिए क्या होती है, मिनिमम 2 करोड़ होनी चाहिए। और वो कंपनी सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो और उसने आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हो, देन आरबीआई क्या करेगा, अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर क्या कर देगा, लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा अगर वो एलिजिबल है तो। उसके बाद ही अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है कंपनी एज ए एनबीएफसी। उसके बाद हम बात करते हैं नेट ऑन फंड। तो अभी जिक्र आया था ना कि एक कंपनी के नेट ऑन फंड कितने होने चाहिए टू स्टार्ट द वर्क्स एज एन एनबीएफसी। तो मैंने बताया था मिनिमम 2 करोड़ होने चाहिए और कुछ स्पेसिफिक टाइप की एनबीएफसी होंगी जिनके लिए अलग अलग लिमिट होगी। तो ये नेट ऑन फंड क्या होते हैं, ये इक्वेशन आपके एमसीक्यू के अंदर पूछी जाएगी। तो यहां पर जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या प्लस होता है और क्या माइनस होता है। नेट ऑन फंड पहले तो मोटे तौर पर ये समझिए कंपनी के जो खुद के फंड हैं, प्योर नेट ऑन फंड, जिसको वो यूटिलाइज कर सकती है कोई भी फ्यूचर में लायबिलिटी पे करने के लिए या लॉस को कंपनसेट करने के लिए, तो नेट ऑन फंड वो कहलाएंगे। इसके अंदर क्या क्या शामिल होंगे, तो नेट सबसे पहले हम ऑन फंड को कैलकुलेट करते हैं कि अपने पैसे, उसके बाद नेट निकालेंगे, ठीक है। तो ऑन फंड के अंदर क्या क्या शामिल होगा, पेड अप इक्विटी कैपिटल, यानी कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे, शेयर्स इशू करके जितनी भी कैपिटल रेज की है वो पेड अप इक्विटी कैपिटल कहलाएगी। उसके अलावा ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स के अंदर, प्लस फ्री रिजर्व
ऐसे रिजर्व पड़े हैं कंपनी के पास जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है फ्यूचर में। उसके बाद बैलेंस इन प्रीमियम अकाउंट, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व। तो डिफरेंट टाइप की जो रिजर्व है इन सभी को हम पेड अप इक्विटी कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें से हम माइनस भी कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, रिजर्व क्रिएटेड बाय द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस, जितना भी लॉस हुआ है, माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये हमारी एसेट होती हैं, लेकिन इनको आप टच करके छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो क्या कहलाएंगे, इनटेंजिबल एसेट। तो उनकी जो भी बुक वैल्यू है, भाई एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना वो जिसको हाथ में लेकर आप मार्केट में सेल कर सको, ठीक है, तो उनकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्या माइनस कर देंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई खर्चा जो अभी करना था लेकिन हमने स्थगित कर दिया है, डेफर्ड कर दिया है, यानी कि वो आगे चलकर करना होगा, ठीक है, विलंबित कर दिया हमने, डिले कर दिया है, तो वो डेफर्ड कहलाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन चार चीजों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और इन चार चीजों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, किसके अंदर, पेड अप इक्विटी कैपिटल के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट सॉरी ऑन्ड फंड आ जाता है। अब हमें नेट निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, नेट। तो हम क्या करेंगे, ऑन्ड फंड में से कुछ माइनस कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे, जैसे अगर मान लो मेरी एक एबीसी कंपनी है और उस कंपनी ने कुछ अपना जो पैसा है अपनी किसी दूसरी सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, और वो इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा है, वो इन्वेस्टमेंट क्या है, 10% से ज्यादा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द ओन्ड फंड। अगर मैंने अपने ओन्ड फंड का, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ओन्ड फंड क्या थे, 100 रुपीज थे, और मैंने इस 100 में से मान लो 15 रुपए क्या कर दिए हैं, अपनी ग्रुप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो इसको मुझे ओन्ड फंड में से माइनस करना होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट ओन्ड फंड आ जाएगा। अगर मैंने इसमें से केवल 5 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं तो ये 10% से तो ऊपर नहीं गया, तो इसको मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो नेट ओन्ड फंड इज इक्वल टू ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 10%। तो ये बेटा याद रखना है, अगर कोई टर्म ना समझ में आए तो आप मेरे से इसमें से पूछ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे समझो मोटे तौर से कि जो एक्चुअल में कंपनी के पास पड़ा है पैसा, खुद का पैसा है, उसको जोड़ लिया, और जो लॉस है या पेमेंट करनी है, ठीक है, या जिसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, जो फिजिकल वैल्यू नहीं है, जैसे आपका पेटेंट थे, इंटेंजिबल एसेट थे, उनको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास ऑन फंड आ जाएंगे। और इसमें से हम क्या कर देंगे, अगर हमने अपने ऑन फंड का 10% से ज्यादा या 10% अपनी जो ग्रुप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट ऑन फंड बच जाएगा, ठीक है। इसी नेट ऑन फंड के चैप्टर को आप कहां पर पढ़ोगे, जब मैं आपको बेजल नॉर्म्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे चलकर, वहां पर इसका जिक्र आएगा दोबारा से, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने ऑन फंड के बारे में समझा। अब हम देख लेते हैं कि एक बैंक और एक एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे मोटा डिफरेंस तो यही है कि जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन सभी की सभी एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। उसमें से कुछ टाइप की जो एनबीएफसी हैं उनको अदर रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं। पहला मेजर डिफरेंस तो यही है। एक बैंक डिपॉजिट और लेंडिंग दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सारी की सारी एनबीएफसी ये काम नहीं कर सकती हैं, सारी की सारी एनबीएफसी ये काम नहीं कर सकती हैं। और जो बैंकों को लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंदर, ठीक है। तो बैंक आर लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जबकि एक एनबीएफसी को जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस मिलता है अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। तो ये मैंने आपको मेजर डिफरेंस बता दिया। अब दूसरा है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस। तो एक बैंक के अंदर आप डिफरेंट टाइप की डिपॉजिट्स करा सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर
क्या पढ़ाया था मैंने कि जो डिपॉजिट्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होती है, एक टर्म डिपॉजिट होती है। बैंक दोनों के दोनों डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहां पर एनबीएफसीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इट मींस एनबीएफसीज के अंदर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता, इनके अंदर टर्म डिपॉजिट ही की जा सकती है, टर्म डिपॉजिट ही की जा सकती है। तो बैंक कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट एज वेल एज टर्म डिपॉजिट, बट एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट फॉर द फ्यू डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। कुछ ही एनबीएफसीज के अंदर जो स्पेशली लाइसेंस्ड है आरबीआई से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, केवल वही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, और सारी की सारी एनबीएफसीज भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, केवल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट सिस्टम। बैंक्स आर द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इशूइंग द चेक एंड ड्राफ्ट। बैंक जो होते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू क्या होते हैं, पेमेंट सिस्टम के पार्टिसिपेंट होते हैं, इसलिए वो चेक बुक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर पेमेंट सिस्टम की पार्टिसिपेंट नहीं होती है, तो एक एनबीएफसी चेक और डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है। उसके बाद आगे चलकर आप पढ़ोगे, अगर अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा जो कि हमारे मॉड्यूल बी के अंदर है, ठीक है, चैप्टर आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगा। जस्ट मे बी इससे अगला चैप्टर हो सकता है हमारा, ठीक है। तो एक बैंक को सीआरआर और एसएलआर दो रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसलिए क्लासेस सीक्वेंस में देखते चलिए। मैं एक ऑर्डर के अंदर क्लासेस कवर कर रहा हूं कि अगर पिछली क्लास देखी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर डाउट नहीं क्रिएट होगा, नहीं तो फिर आप भटकते रह जाओगे, ठीक है। तो सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दो रेशो मेंटेन, दो रिजर्व मेंटेन करने होते हैं एक बैंक को, यानी कि बैंक के पास जितनी पब्लिक डिपॉजिट्स आई हैं उसमें से 4% और 18% साइड में रखना होता है। लेकिन एक एनबीएफसी को इस प्रकार के रिजर्व मेंटेन नहीं करने होते हैं। एनबीएफसी डोंट हैव टू मेंटेन द सीआरआर एंड एसएलआर, लेकिन जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं उनको मेंटेन करना होता है और अपने पास ही मेंटेन करना होता है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन, लोन का क्रिएशन। बैंक डिफरेंट टाइप के लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक डिफरेंट टाइप के लोन प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स पर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे जो बड़ा रोल है लोन क्रिएशन के अंदर वो बैंकों का है, लेकिन इस लेवल का जो क्रिएशन है वो एनबीएफसी का नहीं होता। एनबीएफसी भले ही लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो अपने स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर चलते हैं। कोई कंपनी गोल्ड लोन ही प्रोवाइड कर रही है, कोई कंपनी इंफ्रा लोन ही प्रोवाइड कर रही है। तो जो क्रेडिट क्रिएशन बैंकों के थ्रू होता है जिस लेवल का, उस लेवल का क्रेडिट क्रिएशन यानी कि लोन का दिया जाना वो एनबीएफसी के थ्रू नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एफडीआई की, कि एक बैंक के अंदर जो एफडीआई लिमिट है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा कर आया हूं मैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 74% है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर कितनी है, 20% है। लेकिन एनबीएफसी के अंदर अगर आप देखोगे तो 100% की एफडीआई लिमिट है। उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज का मतलब क्या है कि इन एनी केस अगर फ्यूचर में सॉरी फ्यूचर में अगर कोई हमारा बैंक डूब जाता है, फेल हो जाता है, तो उस केस में आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। उस केस में पर कस्टमर को, पर अकाउंट होल्डर को अप टू 5 लाख रुपीज का कंपनसेशन प्रोवाइड करती है डीआईसीजीसी। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलता है। मान लो कोई एक एबीसी बैंक है, ठीक है, एबीसी बैंक है और ये फेल हो गया, और इस बैंक के अंदर मान लो मेरे 4 लाख डिपॉजिट थे, उसके ऊपर मान लो 20,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट भी था, तो 4,20,000 यानी कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मुझे कौन देगा, डीआईसीसी। लेकिन अगर कोई एनबीएफसी है और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है और कल को वो फेल हो जाती है तो वो इंश्योर्ड नहीं होती है डीआईसीजीसी के थ्रू, उसमें आपका 100 पैसा डूब गया, 100% पैसा क्या हो गया, आपका डूबा हुआ माना जाएगा, उसमें कोई भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी।
इन्फ्लुएंस, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जैसे अभी आज क्या है, अभी जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, ठीक है, आरबीआई की क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी आई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करता है आरबीआई, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो जैसे ही आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंक्रीज डिक्रीज करेगा इंटरेस्ट रेट्स को, वैसे ही बैंकों की डिपॉजिट्स की और लोन की इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उनका डायरेक्ट इंपैक्ट एनबीएफसीज के ऊपर नहीं पड़ता। एनबीएफसीज तुरंत के तुरंत साथ के साथ अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करती मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग चलती, उनका डायरेक्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। उसके बाद जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात की थी हमने पीछे पीछे के चैप्टर्स में, पीएसएल का चैप्टर पढ़ा था, तो आपको बताया था कि हमारे 8 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हर एक बैंक को लैंडिंग करनी होती है। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, आपको ट्रिक्स याद करा रखा है, HR, सीमा, ओ मींस अदर, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, ओ से अदर, अदर्स के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, एससी कम्युनिटीज, फिजिकली चैलेंज पर्संस, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप, तो इन सेक्टर्स के अंदर बैंक को क्या करना होता है, मस्ट है कि उनको लोन देना ही देना पड़ेगा। जो यूनिवर्सल बैंक है उनको 40% लोन देना पड़ता है, पीछे के चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आरआरबी थे, उनको 75% पीएसएल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एनबीएफसीज के ऊपर ऐसी कोई लिमिट लागू नहीं होती है। एनबीएफसीज आर नॉट बाउंड बाय द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। तो एनबीएफसीज के ऊपर कोई भी नॉर्म्स लागू नहीं होता, सिवाय एक टाइप ऑफ एनबीएफसी के जिसको आरबीआई ही रेगुलेट करता है, जिसको हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। उसके बाद है सर्विसेज ऑफर्ड। बैंक आपको क्या क्या सर्विस देता है, चेकबुक की फैसिलिटी देता है, सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी देता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है। लेकिन एक जो एनबीएफसी है वो इस प्रकार की सारी सर्विसेज नहीं देता। एक एनबीएफसी आपको लीजिंग की सर्विस दे सकता है, हायर परचेज की सर्विस दे सकता है, और माइक्रो लोन्स प्रोवाइड कर सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है एक बैंक और एक एनबीएफसी के अंदर। और जनरली एनबीएफसीज के अंदर जो लोन की इंटरेस्ट रेट होती है वो महंगी होती है एज कंपेयर टू बैंक्स। तो ये था एक मेजर डिफरेंस बैंक्स एंड एनबीएफसीज के अंदर। देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या आपको चीजें देखनी है अच्छे से तो आप नोट कर सकते हैं। यहां से आपके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें लर्न करना स्टार्ट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाई क्या सारी की सारी एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करता है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारी की सारी जो एनबीएफसीज हैं उनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, उसमें से कुछ ऐसी टाइप की एनबीएफसीज हैं जिनको अदर रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस कंपनी को, जैसे निधि कंपनी को, चिट फंड कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, इस प्रकार से एमसीक्यू बनकर आते हैं। तो यहां से इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है, आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर जो वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज हैं, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, बच्चे यहां पर धोखा खा जाते हैं कि बैंकिंग शब्द है तो आरबीआई ही रेगुलेट करता होगा। नहीं नहीं बेटा, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कंपनीज हैं, इन सभी को रेगुलेट करता है सेबी। उसके बाद हम बात करते हैं निधि कंपनीज की जिनको हम म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज कहते हैं। निधि कंपनीज को रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। तो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। उसके बाद नेक्स्ट है कि चिट फंड कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? तो चिट फंड कंपनीज को रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा कि किस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, तो नाम याद रखना है। सबसे ज्यादा लिस्ट में कौन है? सेबी है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिस्ट में कौन है? सेबी है। भाई देखो, बैंकों को कौन रेगुलेट करेगा? बैंकों को तो आरबीआई रेगुलेट करेगा, और जो बाकी की डिफरेंट टाइप की कंपनी बच गई उनके लिए डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सभी कंपनियों को अगर ये डिफरेंट रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं तो आरबीआई किन कंपनियों को रेगुलेट करते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। आरबीआई इन डिफरेंट टाइप की एनबीएफसीज को लगभग मैं कहूंगा कि प्रेजेंट में 11 टाइप की एनबीएफसीज हैं, उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। अब यहां पर जो 3 टाइप की कंपनियां हैं, एसेट फाइनेंस कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज और लोन कंपनीज, इन तीनों टाइप की कंपनियों को आरबीआई ने मर्ज कर दिया है और इनको एक नया नाम दे दिया है एनबीएफसी आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। आईसीसी स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। ठीक है, तो इन तीनों का तो क्या हो गया, एक ही बन गया है। उसके बाद एक टाइप है आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो एनबीएफसी की एक नेक्स्ट टाइप है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, उसके बाद है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी, उसके बाद है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एनओएफएचसी, ये भी नाम आपके करंट अफेयर में कई बार आता रहता है। उसके बाद है एनबीएफसी फैक्टर कंपनीज, उसके बाद है मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, उसके बाद है अकाउंट एग्रीग्रेटर, उसके बाद है पीर टू पीर लेंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीर टू पीर लेंडिंग, यहां से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इन 11 कंपनियों को, इन 11 प्रकार की कंपनियों को, इसके अंदर बहुत सारी ये कैटेगरी है, इन कैटेगरीज के अंदर अलग अलग कंपनियां क्या है, रजिस्टर्ड है। तो इन कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। इनकी डिटेल, इनकी क्लासिफिकेशन हम सेपरेट क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम 2 प्रकार की कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, निधि कंपनी और चिट फंड कंपनीज क्या होती हैं, जिनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि निधि कंपनीज को कौन रेगुलेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा, और चिट फंड कंपनियों को कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो इन 2 टाइप को आज की क्लास में कवर कर लेंगे। अब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सेपरेट चैप्टर है, तो सेपरेट चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। और यहां पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसके लिए भी सेपरेट चैप्टर है, तो सेपरेट चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे। और वेंचर कैपिटल, ये कैपिटल मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर्स के अंदर कवर हो जाएंगे सेबी वाले क्वेश्चंस। और जो ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है, इनको हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर कर लेंगे। तो सारी की सारी चीजें कवर होंगी और इन चीजों से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं निधि कंपनीज की। तो निधि कंपनीज से पहले मैं आपको यह दिखा दूं कि जैसे मैंने डिफरेंट टाइप की कंपनीज दिखाई हैं आपको आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड, ठीक है। किस कैटेगरी के अंदर कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, मैंने बताया था आपको कि 9333 कंपनियां हैं जो आरबीआई रेगुलेट करता है, और 5700 के करीबन 5728 कंपनियां क्या हैं, कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर चुका है कौन, आरबीआई। तो उन कंपनियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन एग्जाम में उनके नंबर नहीं पूछे जाएंगे। जैसे भाई ये डिफरेंट टाइप की 11 टाइप की कंपनीज थी, इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है, अपर लिमिट, मिडिल लिमिट और बेस लिमिट, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जानकारी दूंगा, अभी परेशान मत होना। तो इतनी कंपनियां, इन सभी को अगर आप टोटल करोगे 9306 कंपनियां हैं, और इसके अंदर 27 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है। सभी के बारे में आगे की क्लासेस के अंदर कवर होगा, अभी इससे परेशान मत होना। तो इतनी कंपनियां क्या है, ये मेरे पास जो वेबसाइट पर, आरबीआई की वेबसाइट पर लेटेस्ट है वो 30 जून 2024 का ही डाटा है, इसके बाद का डाटा नहीं है। तो इस डाटा, क्लास तो अपडेटेड है लेकिन वेबसाइट पर ही ये डेट अवेलेबल है, ठीक है, आरबीआई की। तो इस डेट पर क्या है, इतनी कंपनियां आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, और इतनी कंपनियों का आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर चुका है 5728। तो वापस छोड़ते हैं इन चीजों को और हम कवर करना स्टार्ट करते हैं निधि कंपनियां। निधि कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी क्या होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं निधि कंपनी से। तो निधि कंपनी को हम म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज भी कहते हैं। ये आपसी सहयोग के लिए बनाई जाती हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि जितने भी इसके मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स ही इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं और उन मेंबर्स को ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। और जो निधि कंपनीज हैं मोस्टली साउथर्न इंडिया
साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ही कम निधि कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर भी ना हो, मे बी इस वजह से कि आपने देखी ना हो कि निधि कंपनियां क्या होती हैं। ठीक है, तो निधि कंपनियां एक म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज होती हैं जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वही इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं और उन्हीं मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कराया जाता है, उन्हीं मेंबर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है। और निधि कंपनियों को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, और आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है तो इसको फॉर्म करना बहुत इजी है। अगर आप निधि कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। कोई भी 7 पर्सन मिलकर एक निधि कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन 7 मेंबर में से 3 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर शामिल होने चाहिए, यानी कि डायरेक्टर की पोजीशन पर होने चाहिए, डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। और कम से कम आप 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ एक निधि कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक निधि कंपनी है? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि जैसे पेमेंट बैंकों को और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए मैंडेटरी किया गया था कि अपने नाम के पीछे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्ड यूज करना है, ठीक ऐसे ही निधि कंपनीज को भी अपने नाम के पीछे निधि लिमिटेड शब्द यूज करना अनिवार्य है। और ये एक पब्लिक कंपनी होती है। निधि कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी होती है। तो मैंने बताया कि एनबीएफसीज को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम फॉर्म करते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास नहीं होता है, और इन कंपनियों को निधि लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है अपने नाम के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। कम से कम 7 मेंबर मिलकर निधि कंपनीज को फॉर्म कर सकते हैं, और निधि कंपनी फॉर्म करने के लिए आपके जो ऑन फंड होने चाहिए कंपनी के वो 5 लाख रुपए होने चाहिए। और निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती हैं। ये भी याद रखना है आपको कि निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आप निधि कंपनीज को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो रजिस्टर होने के 1 साल के अंदर अंदर जो आपके मिनिमम 7 मेंबर्स थे, आपको जो अपनी मेंबर की संख्या है वो 200 पार लेकर जानी है। कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए 1 साल के अंदर। और जो आपके ऑन फंड थे 5 लाख, ये भी 1 साल के अंदर आपके 10 लाख हो जाने चाहिए। अगर आपको निधि कंपनी का स्टेटस कायम रखना है, निधि कंपनी का स्टेटस कायम रखना है, तो ये 1 साल के अंदर लिमिट आपको क्या करनी है? पूरी करनी है। तो मेजर पॉइंट है ये पूछे जाते हैं। तो 200 मेंबर कर लेने हैं आपको 1 साल के अंदर, और 10 लाख रुपए आपके नेट ऑन फंड होने चाहिए। नेट ऑन फंड होने चाहिए। और नेट ऑन फंड क्या होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। उसके बाद ये जो निधि कंपनीज होती हैं, कल को किसी मुसीबत में ना आ जाए तो जितने भी इनके पास डिपॉजिट्स हैं उस डिपॉजिट्स का 10% इनको टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में दूसरे बैंकों के पास, यानी कि एफडी की फॉर्म में दूसरे बैंकों के पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। और इनके अगेंस्ट कोई भी किसी प्रकार का लोन ना ले रखा हो, ये किसी भी लायबिलिटी से फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लोन फ्री होनी चाहिए। तो इसी को क्या कहा गया है? अनएनकम्बर्ड। ठीक है, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट कहा गया है। अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मस्ट बी 10% और हायर ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, जो निधि कंपनियां हैं भाई, जो मेंबर हैं उनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते जाएं और अपना नेट ऑन फंड क्या हो? कम हो। तो उसके लिए क्या है, यहां पर लिमिट लगाई गई है कि एक कंपनी कितनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर कंपनी के नेट ऑन फंड 1 है तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है 20। तो नेट ऑन फंड की और डिपॉजिट्स की, पब्लिक डिपॉजिट्स की जो रेशो है वो 1:2 होनी चाहिए। 1:20 होनी चाहिए। 1:20 होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। 1:21 ना हो। 1:21 ना हो। यानी कि एक निधि कंपनी अगर अपना 1 रुपया लगा रही है तो उसके मेंबर्स से वो कितना एक्सेप्ट कर सकती है? 20 रुपीज तक डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकती हैं। 21 नहीं कर सकती, 20 से लेस कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि
अगर इससे ज्यादा सेट करेंगी तो उन डिपॉजिट्स का पैसा रिस्क में आ जाएगा, कंपनी उसको रीपे नहीं कर पाएगी अगर कभी फ्यूचर में अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो निधि कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं चिट फंड कंपनी। चिट फंड कंपनी बहुत ही बेसिक है, इसके बारे में मोस्टली लोग अवेयर होंगे, लेकिन अलग अलग रीजन के अंदर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ इंडिया के रीजन्स के अंदर इसको चिट फंड कंपनी को चिट कहा जाता है, कहीं पर चिट्टी कहा जाता है और कहीं पर कुरी भी कहा जाता है। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिट फंड कंपनी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में दे रखा हो उसके ऊपर आप टिक कर देंगे। चिट कंपनी, चिट हो, चिट्टी हो और कुरी हो, इनमें से कोई भी हो। अब चिट फंड कंपनी होती क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई चिट फंड कंपनी जो है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो ऐसे ही आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक चीज सुनी होगी अपने अड़ोस पड़ोस में, फैमिली में, कि कमेटी डालना, या हो सकता है आप में से कोई कमेटी डालता हो। और कमेटी डालना को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई किट्टी के नाम से जानता है, ठीक है, कोई किट्टी के नाम से जानता है, कोई कमेटी डालना के नाम से जानते हैं। तो ऐसे समझिए कि अगर मान लो 50 मेंबर हैं, ठीक है, 50 मेंबर हैं, वो आपकी कुछ आपकी फैमिली के मेंबर हैं, कुछ आपके फ्रेंड हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं। 50 मेंबर्स का एक ग्रुप बना, ठीक है, और वो ग्रुप कोई किसी एक नाम से स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या करा लेता है, उसको एज ए कंपनी रजिस्टर करा लेता है। और वो कुछ डिपॉजिट की स्कीम्स बनाते हैं, कुछ डिपॉजिट की स्कीम बनाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो क्या कहलाएगी, चिट फंड कंपनी कहलाएगी। लेकिन इसी काम को हमारे लोकल के अंदर क्या करते हैं, एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म में करते हैं, और वो क्या कहलाता है, कमेटी डालना कहलाता है। कमेटी डालना कहलाता है। अब वही उसी कमेटी डालने को अगर आप एक रजिस्टर्ड फॉर्म में करोगे तो वही क्या बन जाएगी, चिट फंड कंपनी बन जाएगी। तो सपोज कि 50 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर डिसाइड करता है कि वो हर महीने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, 1,000 रुपए की डिपॉजिट करेगा। तो फर्स्ट मंथ में 50 मेंबर एक एक 1,000 डिपॉजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब उन 50 मेंबर्स में से उनमें से कोई एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको पैसों की जरूरत हो। 1,000 रुपए तो उन्होंने अरेंज कर दिए, लेकिन उनको जरूरत है ज्यादा पैसों की, तो वो क्या करेंगे, इस कमेटी को उठाएंगे। अब उठाने की प्रोसेस क्या हो सकती है, उठाने की प्रोसेस आपसी सहमति से भी हो सकती है, या फिर बिडिंग से हो सकती है, या पर्ची के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो बिड लगाएंगे यहां पर मेंबर्स कि 50,000 अगर आप मुझे देते हो, ठीक है, 50,000 की अगर आप कमेटी मुझे देते हो, तो मैं 50,000 ना लेकर बदले में केवल 45,000 लूंगा, और मैं 50 महीने तक 1,000 करके 50,000 डिपॉजिट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन इस पैसे को उठाता है कमेटी की फॉर्म में, तो वो उसको मिलेंगे बदले में कितने, 45, और वो एक एक 1,000 रुपए करके पूरे 50 महीने तक कितने डिपॉजिट करेगा, 50,000 डिपॉजिट करेगा। तो ये जो 5,000 बच गए, 5,000 जो बच गए, इसमें से जो कमेटी के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, अरेंजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। और बाकी के जो फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस में हमने 1,000 मान लिया, 1,000 का एक्सपेंसेस हो गया, 4,000 जो अमाउंट हमारे पास बच गया, उस 4,000 अमाउंट को बाकी के रिमेनिंग 49 मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज ए इनकम। किसी के जितना भी अमाउंट उनके हिस्से में आएगा तो वो उनकी क्या होगी, इनकम होगी। अब नेक्स्ट मंथ, अब जो ये मेंबर है जिसने पैसे उठा लिए हैं, ये क्या करेगा, अगले पूरे 50 के 50 महीने क्या करेगा, एक एक 1,000 रुपए डिपॉजिट करता रहेगा। अब अगले महीने बाकी के मेंबर और ये मेंबर भी क्या करेगा, 1,000 रुपए डिपॉजिट करेगा, 1,000 रुपए डिपॉजिट करेगा। तो वापस से नेक्स्ट मंथ में भी 50,000 इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन 50,000 में से कोई बी पर्सन है, वो कहता है कि मैं 42,000 ही लूंगा आप लोगों से और हर महीने पे करता रहूंगा। तो बाकी कितना बचा, 8,000। अब 8,000 को क्या करेंगे, 8,000 को, तो 8,000 में से कुछ एक्सपेंसेस के तौर पर निकाल लेंगे, मान लो 1,000 निकाल लिया, और 7,000 को
हम बाकी के 49 मेंबर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन कमेटी नहीं उठा रहा है उसके हिस्से में हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आ रही है, उसके हिस्से में क्या आ रही है, हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। और अगर उसने लास्ट तक पैसे नहीं उठाए तो लास्ट के मंथ में उसको इकट्ठे 50,000 रुपए मिल जाएंगे जो उसने डिपॉजिट किए थे और हर महीने इनकम भी जनरेट कर ली। तो ये होता है चिट फंड कंपनी का कॉन्सेप्ट। आप खुद से भी इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे, इसी एग्जाम्पल को मैंने डिक्टेट किया जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो खुद से भी अगर आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। खुद से भी पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था चिट फंड कंपनी का कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पर चीजें कुछ बेसिक कवर कर ली है जो आपके एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती हैं कि एनबीएफसी का मीनिंग क्या होता है, एनबीएफसी का स्टेटस किसी को कैसे मिलता है, किन कंपनियों को हम एनबीएफसी नहीं कहेंगे, एक बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किन कंपनियों को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है और किन कंपनियों को आरबीआई रेगुलेट करता है। और उसमें से हमने 2 टाइप कवर कर लिए, बाकी की जो टाइप है हम कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज केवल इतना ही करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।